बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। जगतियाल में बस खाई में गिर पड़ी, 50 से ज्यादा यात्री हलाक। इदलीब में हवाई हमले जारी, बागी भी लड़ाई के लिए तैयार। जबहतुल वतनिया के कमांडर ने कहा तुर्क फौज मैदान जंग में मदद करेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा दुनिया इदलीब ऑपरेशन को रोके। यूनाइटेड नेशंस ने भी बदतरीन इंसानी बहरान की वार्निंग दी। अमेरिका ने कहा सीरिया में हमले के लिए बरतानिया और फ्रांस से बातचीत कर रहे हैं, केमिकल अटैक पर सख्त जवाब देंगे। रशिया ने 40 साल की सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू की, चाइना और मंगोलिया भी हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने की शी जिनपिंग से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी अदालत में फलस्तीनियों की दरखास्त। अमेरिका ने कहा आईसीसी हमारे लिए मर चुकी। लीबिया के करीब 100 माइग्रेंट समंदर में डूबे। कुलसूम नवाज कैंसर से जंग हार गईं, तदफीन के लिए नवाज शरीफ को जमानत पर छोड़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की टीम हैदराबाद पहुंची, इत्तेहाद के लिए कांग्रेस टीडीपी लीडर्स की मुलाकात। निजाम म्यूजियम में सनसनीखेज चोरी का केस हल, 2 गिरफ्तार। चोरों ने सोने के तोशेदान का इस्तेमाल भी किया। हैदराबाद में धूम 4 चोरी, बॉलीवुड के प्लॉट से कम नहीं। रोशनदान से दाखिल हुए, अजान की आवाज पर कुरान को छोड़ दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीरिया से। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दुनिया से कहा है कि वो सीरिया की हुकूमत को इदलीब में ऑपरेशन से रोके। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि इदलीब में ऑपरेशन से बदतरीन इंसानी सानहा पैदा होगा। तैयब एर्दोगान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लिखते हुए यूनाइटेड नेशंस की तशवीश को दोहराया और कहा कि बागियों के कब्जे वाले इलाके पर हमले से तुर्की, यूरोप और दूसरे मकामात भी मुतासर होंगे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बेकसूर सीरियंस बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तैयब एर्दोगान ने हाल ही में तेहरान में ईरान और रशिया के लीडर से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रशिया और ईरान की यह जिम्मेदारी है कि इदलीब में इंसानी बहरान को रोकें। इदलीब तुर्की की सरहद पर है, जहां तुर्की की मदद रखने वाले बाज ग्रुप सरगर्म रहे हैं। सीरिया जंग में तुर्की ने सदर बशार अल असद के मुखालिफ ग्रुप्स की भरपूर मदद की थी। दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है कि बशार अल असद की तमाम तवज्जो अब इदलीब पर है और उनकी फौजें ऑपरेशन करके रहेंगी। सरकारी फौज और रशिया ने इदलीब में बमबारी जारी रखी। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर यूरोप, अमेरिका और बाकी दुनिया कार्रवाई करने में नाकाम रहते हैं तो बेकसूर सीरियंस और पूरी दुनिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। एर्दोगान ने कहा कि न सिर्फ मगरबी मुल्क बल्कि ईरान और रशिया को भी इदलीब में इंसानी सानहे को रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इंसानी मामला से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे की पीर को मीटिंग हुई। इस मौके पर यूएन तर्जमान ने कहा कि हमें गड़बड़ फैलने के अंदेशे हैं, जिसके नतीजे में 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और सूरत हाल पर हम करीबी नजर रखे हुए हैं। सीरिया की हुकूमत के अलावा रशिया और ईरान भी चाहते हैं कि इदलीब से दहशत गर्दों का सफाया किया जाए। दूसरी तरफ तुर्की की हुकूमत चाहती है कि इन ग्रुपों को निहत्ता किया जाए और उन्हें अमन के साथ इदलीब में रखा जाए। पिछले हफ्ते तेहरान में होने वाली मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला था। ईरान और रशिया ने सीज फायर के लिए तुर्की की तजवीज रद्द कर दी। तीनों मुल्कों के अहदेदारों की एक मीटिंग जेनीवा में हुई। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा के साथ बातचीत की। तुर्की ने अंदेशा जाहिर किया है कि ऑपरेशन की सूरत में हजारों नए रेफ्यूजीज तुर्की में दाखिल होंगे, जहां पहले से ही 3 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज हैं।
इदलिब के बागी भी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इदलिब पर कंट्रोल रखने वाली एक मिलिटेंट तंजीम जबहतुल वतनिया के कमांडर तारिक सलाह ने कहा कि वो नहीं समझते कि इदलिब पर कोई बड़ा हमला होगा। उन्होंने कहा कि हम सीरिया बहरान का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इदलिब अकेला सूबा रह गया है जहां पर अब भी हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप्स का असर है। बागी कमांडर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में तुर्की के फौजी कमांडर्स के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अगर रशिया और ईरान हमले करते हैं तो तुर्की ने मुदाखलत का वादा किया है और सीरिया के फाइटर्स के साथ महाज जंग पर होने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि तुर्क ओहदेदार अपने फैसले के बारे में संजीदा हैं और जमीनी सूरत हाल पर अब तक तुर्की ने जो कुछ किया है उससे ये बात साबित होती है। पिछले कुछ दिनों से तुर्की ने अपने कई फौजी काफिलों को इदलिब में भेजा है। इदलिब में मकामी लोगों के अलावा कई बैरूनी मिलिटेंट्स और उनके घर वाले जमा हैं जो सीरिया के अलग अलग मकामात से वहां पर सरकारी फौज के कब्जे के बाद इदलिब में जमा हुए हैं। इदलिब में हजारों गैर मुल्की फाइटर्स हैं जो अलग अलग मुल्कों से बशार अल असद की हुकूमत की फौजों से लड़ने के लिए सीरिया में जमा हुए थे। बागी कमांडर ने कहा कि तुर्क फौजों की हालिया तैनाती से सीरिया की हुकूमत, रशिया और ईरान खुश नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जिससे तीनों मुल्कों यानी ईरान, तुर्की और रशिया के बीच तनाव में मसाइल पैदा होंगे। रशिया और सीरिया की बमबारी भी जारी है जहां पर कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि कई मिलिटेंट्स के ठिकानों को इन हमलों में निशाना बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इदलिब पर हमले की सूरत में 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो सकते हैं। सीरिया जंग में अब तक 3,50,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं। इदलिब के कई मकामात पर हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल है जिसका पुराना नाम अल नुसरा फ्रंट है। इस तंजीम का ताल्लुक अल कायदा से रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो सीरिया में मजबूत कार्रवाई के लिए बरतानिया और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा कि हमने हालिया दिनों में ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो हमारा जवाब सख्त होगा। अमेरिका ने अब तक केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के बहाने से सीरिया में 2 हमले किए हैं। जॉन बोल्टन ने कहा कि हमने फ्रांस और बरतानिया के साथ बातचीत में यह महसूस किया है कि वो इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि एक और केमिकल हमले की सूरत में बहुत सख्त जवाब देना चाहिए। सीरिया की हुकूमत ने हमेशा केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के इल्जाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि मिलिटेंट ग्रुप्स और उनके गैर मुल्की एजेंसी ये हमले करते हैं और इमदादी कारकुनों के भेस में ये लोग सीरिया में मौजूद हैं। इस दौरान सीरिया के स्वेदा सूबे में आईएसआईएस के हमलों में 21 सिपाही हलाक हो गए। बरतानिया से काम करने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। कहा गया कि पीर की रात यह हमला किया गया। इस बारे में और तफसीलात नहीं आई। ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका कुर्दों को इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो वादे तोड़ते हुए ईरानी जमीन पर हमले करें। ईरानी फौजों के चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यह बात कही। हाल ही में इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ईरानी कुर्दों की एक मीटिंग पर हमला किया था जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए थे। यमन के अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत के नायब सदर ने कहा है कि हम मुल्क की एक एक इंच पर दोबारा कंट्रोल हासिल करेंगे। अली मोहसिन अल अहमर ने कहा कि दुनिया में तस्लीम की जाने वाली हुकूमत अल हुसियों के कब्जे वाले इलाके को आज़ाद कराने के लिए लड़ती रहेगी। उन्होंने रियाद में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। अमेरिका के दबाव के बावजूद फलस्तीनियों ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में कार्रवाई की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि वो वाशिंगटन में तंजीम आज़ादी फलस्तीन पीएलओ का दफ्तर बंद कर रहा है। पीएलओ के सेक्रेटरी जनरल साइबरकात ने तस्दीक की कि उन्होंने फलस्तीन के एक गांव में कार्रवाई के लिए इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है। एक दिन पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने आलमी अदालत पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए वो मुर्दा हो चुकी। साइबरकात ने कहा कि आलमी अदालत के खिलाफ अमेरिका की धमकियां आलमी निजाम के खिलाफ बगावत है। ट्रंप के सिक्योरिटी एडवाइजर के इस बयान पर काफी हैरत का इजहार किया जा रहा है कि आलमी अदालत मर चुकी है। जॉन बोल्टन ने आलमी अदालत को नाजायज भी करार दिया था। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कई जगह धावे करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कई साबिक कैदी भी शामिल हैं। अमेरिका की एक अदालत ने कहा है कि 1996 में सऊदी अरब के खुबर में एक बम धमाके में ईरान का रोल था। इस हमले में अमेरिकी फौजी भी हलाक हुए थे। अमेरिकी अदालत ने ईरान से कहा कि वो मुआवजे के तौर पर $104 मिलियन अदा करे। वाशिंगटन की फेडरल जज ने यह हुक्म जारी किया और कहा कि यह रकम हमले से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। उस हमले में 19 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे।
लीबिया के करीब समंदर में कई रेफ्यूजीज डूब गए। इस हादसे में 100 से ज्यादा माइग्रेंट्स के हलाक होने का अंदेशा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने बताया कि सितंबर की पहली तारीख को रबर की 2 कश्तियां रवाना हुई थी, लेकिन एक कश्ती नाकारा हो गई और डूब गई। इस हादसे में 276 लोगों को बचाया गया और लीबिया के बंदरगाही शहर में रखा गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि अब इन लोगों को हॉस्पिटल से हिरासत में ले लिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में हामिला औरतें और दूध पीते बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों का इलाज किया जा रहा है। इस साल अब तक बहरे रोम या मेडिटेरियन सी पार करने की कोशिश में 1500 से ज्यादा माइग्रेंट्स हलाक हुए हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। जगतियाल में बस खाई में गिर पड़ी, 50 से ज्यादा यात्री हलाक। इदलीब में हवाई हमले जारी, बागी भी लड़ाई के लिए तैयार। जबहतुल वतनिया के कमांडर ने कहा तुर्क फौज मैदान जंग में मदद करेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा दुनिया इदलीब ऑपरेशन को रोके। यूनाइटेड नेशंस ने भी बदतरीन इंसानी बहरान की वार्निंग दी। अमेरिका ने कहा सीरिया में हमले के लिए बरतानिया और फ्रांस से बातचीत कर रहे हैं। केमिकल अटैक पर सख्त जवाब देंगे। रशिया ने 40 साल की सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू की। चाइना और मंगोलिया भी हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने की शी जिनपिंग से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी अदालत में फलस्तीनियों की दरखास्त। अमेरिका ने कहा आईसीसी हमारे लिए मर चुकी। लीबिया के करीब 100 माइग्रेंट समंदर में डूबे। कुलसूम नवाज कैंसर से जंग हार गईं। तदफीन के लिए नवाज शरीफ को जमानत पर छोड़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की टीम हैदराबाद पहुंची। इत्तेहाद के लिए कांग्रेस टीडीपी लीडर्स की मुलाकात। निजाम म्यूजियम में सनसनीखेज चोरी का केस हल, 2 गिरफ्तार। चोरों ने सोने के तोशेदान का इस्तेमाल भी किया। हैदराबाद में धूम 4 चोरी बॉलीवुड के प्लॉट से कम नहीं। रोशनदान से दाखिल हुए, अजान की आवाज पर कुरान को छोड़ दिया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया ने चाइना और मंगोलिया के फौजियों के साथ तकरीबन 40 साल की अपनी सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू की हैं। ये मशकें साइबेरिया इलाके में हो रही हैं, जिसमें 3 लाख रशियन सिपाही, 1000 से ज्यादा हवाई जहाज और ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 36,000 फौजी गाड़ियां भी मशकों का हिस्सा है। रशियन ओहदेदारों ने बताया कि 80 समंदरी जहाज और दूसरी कश्तियां भी फौजी मशकों में हिस्सा ले रही हैं। रशिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने इन मशकों की तस्दीक की। सदर व्लादिमीर पुतिन भी इन मशकों को देखने वाले हैं। चाइना की वजारत दिफा ने बताया कि उनके सिपाही रशिया के साथ मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलिया की हुकूमत ने भी बताया कि वो इस मशक का हिस्सा है, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं बताई गई। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया और चाइना के बीच ताउन से इस बात का इशारा मिलता है कि दोनों मुल्क तमाम शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। और रशिया की सरहदों के करीब इस दौरान ऐसी खबरें मिली हैं कि यूरोप ने भी अपनी फौजें बढ़ा दी हैं। रशियन ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने नाटो को इन मशकों के बारे में कई महीने पहले बता दिया था। इन जंगी मशकों के बीच रशिया और चाइना के सदर की मुलाकात भी हुई। शी जिनपिंग और पुतिन के दरमियान ये मुलाकात एक मौशी फोरम के मौके पर हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने आलमी और माशी ताल्लुकात पर बातचीत की।
پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز کا لندن کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے حسن نواز نے یہ بات بتائی۔ کلثوم نواز کینسر کی بیماری کا شکار تھیں۔ وہ 1950 میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہیں منگل کی صبح ایک بار پھر وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ وہ پاکستان کے مشہور گاما پہلوان کی پوتی تھیں۔ بٹوارے کے وقت ان کا خاندان امرتسر سے پاکستان چلا گیا تھا۔ نواز شریف کے ساتھ 1971 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ انہیں 1990، 1993 اور 2013 میں 3 بار پاکستان کی خاتون اول بننے کی عزت حاصل ہوئی۔ ان کے 4 بچے ہیں جن میں مریم، اسما، حسن اور حسین نواز شامل ہیں۔ کلثوم نواز کے پھیپھڑوں نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے بعد ان کی حالت نازک ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے لیڈر شہباز شریف نے بتایا کہ میت پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کئی مہینوں سے لندن کے ہال اسٹریٹ کلینک میں شریک تھیں۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی کلثوم نواز ان دنوں کرپشن کے کیس میں جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ لندن کے اس ہاسپٹل میں 2014 سے کلثوم نواز کا علاج ہو رہا تھا۔ اگست 2017 میں معلوم ہوا تھا کہ انہیں حلق کا کینسر ہے۔ اس دوران کہا گیا کہ مریم نواز کی تدفین میں شرکت کے لیے نواز شریف، مریم نواز اور مریم کے شوہر کیپٹن صفدر کو ضمانت پر چھوڑا جائے گا۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی خبریں، شروعات کرتے ہیں تلنگانہ سے۔ تلنگانہ کے جگتیال میں سڑک کے ایک افسوسناک حادثے میں کم سے کم 54 لوگ ہلاک ہوئے اور 34 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ سرکاری روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس ایک پہاڑی پر سے گزرتے ہوئے گھاٹ روڈ پر سے کھائی میں گر پڑی۔ مرنے والوں میں کم سے کم 4 بچے اور 32 عورتیں شامل ہیں۔ جگتیال ڈپو کی یہ بس شنوار پیٹ گاؤں جا رہی تھی، جس پر 60 مسافر سوار تھے۔ زیادہ تر لوگ مقام پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ جگتیال کے کلکٹر اے شرت اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سندھو شرما مقام پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو جگتیال سرکاری ہاسپٹل میں شریک کیا۔ بری طرح زخمی لوگوں کو بعد میں کریم نگر اور حیدرآباد کی ہاسپٹلز لایا گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جگتیال ایریا ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جگتیال کے ضلع کلکٹر شرت نے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ تقریباً 12:15 اور 12 بجے کے درمیان پیش آیا۔ یہ لوگ کنڈکو میں ایک مشہور ہنومان مندر سے واپس ہو رہے تھے۔ تلنگانہ کے کارگزار چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری زخمیوں کی مدد کریں۔ چندر شیکھر راؤ نے حادثے میں ہلاک لوگوں کے گھر والوں کو 5-5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ مودی نے ٹویٹر پر لکھا کہ وہ زخمیوں کے جلد ٹھیک ہونے کے لیے پرارتھنا کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے متاثرہ علاقوں میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کو خبر ملی تھی کہ وہاں پر ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سرچ آپریشن کے دوران ملیٹنٹس نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں جھڑپ ہوئی۔ مارے گئے ملیٹنٹس کی پہچان فرقان رشید لون اور لیاقت رشید لون کی حیثیت سے کی گئی۔ الیکشن کمیشن کی ایک ٹیم حیدرآباد پہنچی اور تلنگانہ میں الیکشنز کی تیاریوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس ٹیم کی قیادت ڈپٹی الیکشن کمشنر امیش سنہا کر رہے ہیں۔ یہ ٹیم الگ الگ سیاسی جماعتوں کے سینئر لیڈرز سے اور عہدیداروں سے بات چیت کر رہی ہے اور بعد میں الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کرے گی، جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ تلنگانہ میں اسمبلی الیکشنز کب ہوں گے۔ اس دوران کانگریس اور تیلگو دیشم کے اتحاد کی کوششیں جاری ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈرز کی ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ بات کرتے ہیں حیدرآباد میں دھوم 4 کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں نظام میوزیم میں چوری کرنے والے 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور چوری کا قیمتی سامان برآمد کر لیا گیا، جن میں سونے کا ٹفن باکس شامل ہے، جس میں ہیرے اور دوسری قیمتی چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ گرفتار کیے گئے لوگوں کی پہچان محمد غوث پاشا اور خونی غوث اور محمد مبین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ انہیں راجندر نگر سے گرفتار کیا گیا۔ یہ دونوں پیشے کے اعتبار سے سینٹرنگ اور ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ پولیس کمشنر انجنی کمار نے بتایا کہ ان دونوں نے چوری سے پہلے 45 دنوں تک مقام کا سروے کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ وہ عادی چور بتائے گئے ہیں۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ یہ لوگ روشن دان سے میوزیم کے اندر داخل ہوئے۔ چوری سے 4-5 دن پہلے انہوں نے یہاں سے داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ پورا منصوبہ مبین نے تیار کیا، جو 45 دنوں تک وزٹر کی حیثیت سے میوزیم میں آتا جاتا رہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی کمزور ہے۔ اس نے اپنے منصوبے کے بارے میں غوث سے بات کی۔ وہ 10 میٹر کی ایک رسی کے ذریعے اندر داخل ہوئے۔
पुलिस को सिर्फ ये सुराग मिला था कि ये लोग रोशनदान से दाखिल हुए। चोरी के बाद उन्होंने फौरी कपड़े बदल लिए थे ताकि वो पहचाने ना जाएं और पुलिस से बच सकें। बाद में वो जहीराबाद के लिए रवाना हो गए और फिर एक बस के जरिए वापस आए ताकि ये साबित कर सकें कि वो शहर से बाहर थे। इसके बाद वो चोरी किए गए सोने के चमचे के साथ मुंबई गए ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ कोई डील कर सकें। जब उन्हें कोई अच्छी पेशकश नहीं मिली तो वो वापस आ गए और अच्छे ऑफर का इंतजार करने लगे। इस तोशेदान या टिफिन बॉक्स की मालियत करोड़ों में बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि शायद कभी निजाम ने भी इस टिफिन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन एक चोर ने रोजाना खाना ले जाने के लिए इस टिफिन का इस्तेमाल किया। इस केस की एक और दिलचस्प बात यह रही कि ये लोग म्यूजियम में रखी कुरान भी चुराना चाहते थे, लेकिन जब कुरान चुरा रहे थे वो तो अचानक करीबी मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई और उन्होंने कुरान को चोरी करने का इरादा छोड़ दिया और सिर्फ तोशेदान, प्याली, तश्तरी और चमचा चुरा कर चले गए। वो जिस कुरान को चुराने की कोशिश कर रहे थे वो सुनहरे जुज़दान में लिपटा हुआ था। मुबीन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने इस केस को हल करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने बताया कि इन लोगों का चोरी का तरीका वैसा ही है जो अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। एक चोर मुबीन सऊदी अरब में 2.5 साल तक रहा। ये भी मालूम हुआ कि वो एक केस के सिलसिले में सऊदी अरब की जेल में भी रहा और उसे डिपोर्ट कर दिया गया था। सऊदी अरब की जेल में उसके ताल्लुकात इंटरनेशनल गैंग्स के मेंबर्स से हो गए और उसे बाद में हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया। चोरी के माल की मालियत कम से कम 130 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान के म्यूजियम में चोरी के वाकयात बहुत कम पेश आते हैं और ये चोरी आलमी म्यूजियम में मोनालिसा की चोरी जैसी है। As you know, on 3rd of September, early morning, time between midnight and early morning, this theft was committed in the most prestigious Nizam Museum in Hyderabad, where His Exalted Highness the Nizam had kept all his gifts, which was received by the Nizam when the golden jubilee of his accession to throne was being celebrated. And all the royalty, the king and the queen, they all had throughout the world, they had given a lot of gifts to the Nizam, and this was one of the item which was received by the Nizam of Hyderabad. The metal value of this would be about 1 crore plus, but they say that in the international market during the auction, this can go up to 100 crore. So this was a case which was not just a property offense. It was a very emotional issue. It was an issue which dealt with the history, tradition, culture, legacy of our state, of our city. That is why the Hyderabad City Police put all the best officers from the crime branch, from the task force, from South Zone, and collectively this case was detected. क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जगतियाल में बस खाई में गिर पड़ी, 50 से ज्यादा यात्री हलाक। इदलिब में हवाई हमले जारी, बागी भी लड़ाई के लिए तैयार। जबहतुल वतनिया के कमांडर ने कहा तुर्क फौज मैदान जंग में मदद करेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा दुनिया इदलिब ऑपरेशन को रोके। यूनाइटेड नेशंस ने भी बदतरीन इंसानी बहरान की वार्निंग दी। अमेरिका ने कहा सीरिया में हमले के लिए बरतानिया और फ्रांस से बातचीत कर रहे हैं, केमिकल अटैक पर सख्त जवाब देंगे। रशिया ने 40 साल की सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू की। चाइना और मंगोलिया भी हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने की शी जिनपिंग से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी अदालत में फलस्तीनियों की दरखास्त। अमेरिका ने कहा आईसीसी हमारे लिए मर चुकी। लीबिया के करीब 100 माइग्रेंट समंदर में डूबे। कुलसूम नवाज कैंसर से जंग हार गईं। तदफीन के लिए नवाज शरीफ को जमानत पर छोड़ा जाएगा।
الیکشن کمیشن کی ٹیم حیدرآباد پہنچی، اتحاد کے لیے کانگریس ٹی ڈی پی لیڈرز کی ملاقات۔ نظام میوزیم میں سنسنی خیز چوری کا کیس حل، 2 گرفتار، چوروں نے سونے کے توشے دان کا استعمال بھی کیا۔ حیدرآباد میں دھوم 4، چوری بالی ووڈ کے پلاٹ سے کم نہیں، روشن دان سے داخل ہوئے، اذان کی آواز پر قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔